Assalamu alaikum dear viewers. Today I am going to discuss previous medical entrance test MCQs of biology taken from this chapter enzyme. But before starting, if you have not subscribed to our YouTube channel Learn with Umar, do subscribe to our YouTube channel Learn with Umar for online video lecture and MCQs. So let's move to the first question. So the first question is, the optimum pH of enzyme urease is. ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि यूरिएज जो एंजाइम है उसका ऑप्टिमम पीएच क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो हाई होती है। अब ये जो यूरिएज एंजाइम है इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी किस पीएच पर होगी। ऑप्शन ए है 7.8 to 8.7, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4.5 और ऑप्शन डी है 8। याद रखिए कि दो एंजाइम जो मोस्ट कॉमन है, एक कैटालेज और दूसरा यूरिएज, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेकिन इसके अलावा आपने अपनी एफएससी की जो बायोलॉजी बुक है पेज 67 पर जो टेबल दिया गया है चैप्टर एंजाइम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ईटा में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में इसी टेबल से सवालात पूछे गए हैं। अगर आप एक नज़र उस पर दौड़ा ले तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और उनका जो ऑप्टिमम पीएच है वो दिया गया है। फॉर एग्जांपल पेंक्रियाटिक लाइपेज का ऑप्टिमम पीएच 8 है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसका ऑप्टिमम पीएच जो है वो 4 से लेकर 5 तक है। कैस्टर ऑयल में जो लाइपेज होते हैं उसका 4.7 है। पेप्सिन जो है उसका ऑप्टिमम पीएच जो कि गैस्ट्रिक जूस में होते हैं 1.5 से लेकर 1.6 तक है। ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच 7.8 से लेकर 8.7 तक है। यूरिएज जिसके बारे में सवाल पूछा गया है वो उसका ऑप्टिमम पीएच 7 है। बिल्कुल न्यूट्रल एंजाइम पर ये जो है इसकी एक्टिविटी हाई होती है। इन्वर्टेज जो है इसका ऑप्टिमम पीएच जो है 4.5 है। माल्टेज का ऑप्टिमम पीएच 6.1 से लेकर 6.8 तक है। पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है उसका पीएच ऑप्टिमम पीएच 6.7 से लेकर 7 तक है। एमाइलेज जो है उसका ऑप्टिमम पीएच 4.6 से लेकर 5.2 तक है। और कैटालेज जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया उसका ऑप्टिमम पीएच 7 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। यूरिएज का ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7 है। तो आपने पेज नंबर 67 पर जो टेबल दिया गया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने इसके बारे में यानी इस टेबल को आपने याद रखना है। Many time a question is being asked on this particular table. So let's move to the next question. So question number 2 है, phosphatases belong to which group of enzyme? Phosphatases का ताल्लुक एंजाइम की किस ग्रुप से है? ये 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है लाइएजेस, ऑप्शन बी है लाइकेजेस, ऑप्शन सी है हाइड्रोलाइजेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। याद रखिए कि आपको पता है कि लाइजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि उस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे जिसमें एक ग्रुप फॉर एग्जांपल वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या एमोनिया रिमूव होती है डबल बॉन्ड से या उस डबल बॉन्ड को ऐड होती है। फॉर एग्जांपल डी कार्बोक्सिलेसिस एंजाइम हुए, डी आइमिनेज एंजाइम हुए वगैरह वगैरह। ये ऐसे एंजाइम है जो कि एक ऐसी रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे जिसमें एक ग्रुप या तो रिमूव होगा, फॉर एग्जांपल वाटर रिमूव होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या एमोनिया, या डबल बॉन्ड को ये चीज़ें जो है वो ऐड होंगी। अब ये जो लाइगेजेस एंजाइम है ये वो ग्रुप ऑफ दीज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच कैटालाइज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यानी वो ये इस तरह के एंजाइम है जो बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज करते हैं, ग्लू लाइक काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह ये जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है इनका काम क्या होता है? तो याद रखिए कि ये जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है
इसे रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे जिसमें बॉन्ड्स क्लीवेज होगा एडिशन ऑफ वाटर की साथ, यानी हाइड्रोलाइसिस में जो एंजाइम शामिल है, एस्टरेजेस है, फॉस्फेटेजेस है, पेप्टाइडेज है। तो ये जो एंजाइम है, ये इनका काम क्या है? दीज एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज अकम्प्लिश्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ये ऐसी एंजाइम है जो कि ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जिनमें क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है एडिशन ऑफ वाटर के साथ, यानी वाटर ऐड होगा एक कंपाउंड के साथ और इसी कंपाउंड में जो है या उसी कंपाउंड में बॉन्ड क्लीवेज होगी, बॉन्ड टूटेगा वाटर की मदद से और इस ग्रुप ऑफ एंजाइम की मदद से। तो याद रखिए कि फॉस्फेटेज का काम भी है बॉन्ड को तोड़वाना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, और ये एडिशन ऑफ वाटर के साथ साथ होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स कोपेक्टर। ईटा 2006 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है, और आपको पता है कि जब एंजाइम के साथ कोपेक्टर नहीं होता तो ये इनएक्टिव होता है। तो आपको ये भी मालूम है कि एंजाइम के साथ जब कोपेक्टर मिल जाता है तो एंजाइम बिकेम एक्टिव, यानी इनएक्टिव एंजाइम को कोएंजाइम कहते हैं या एपोएंजाइम कहते हैं, यानी कोपेक्टर के अलावा अगर एंजाइम हो, होलो एंजाइम कहते हैं या डीनेचर एंजाइम कहते हैं। याद रखिए जब एंजाइम के साथ कोपेक्टर नहीं होता तो इस एंजाइम को इस कंडीशन में एपोएंजाइम कहते हैं और ये इनएक्टिव होता है। लेकिन जब इसके साथ कोपेक्टर आ जाता है तो ये एपोएंजाइम से होलो एंजाइम बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कोपेक्टर के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स कोपेक्टर। इनमें से कौन सा इनएक्टिव एंजाइम है जिसके पास कोपेक्टर नहीं है? तो याद रखिए कोपेक्टर जब एंजाइम के पास नहीं होता तो इस एंजाइम को एपोएंजाइम कहते हैं, और जब आ जाता है कोपेक्टर इसके साथ मिलता है तो ये होलो एंजाइम बन जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। ये तमाम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन इनमें से एक एंजाइम की कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दे इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम जो है इनका काम ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाए। दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, ये अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, इसके अलावा और हर रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करते। दे पोजेस स्पेसिफिक एक्टिव साइट, हर एंजाइम में एक स्पेसिफिक एक खास एक्टिव साइट होता है। या दे पोजेस 3 डायमेंशनल स्टेप। याद रखिए कि ये जो सवाल 2009 में पूछा गया था इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, आपको ये मालूम है कि एंजाइम का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 70 जूल या कोई और लार्ज अमाउंट चाहिए तो वो ये एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एंजाइम की खासियत नहीं है। एंजाइम की खासियत तो ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंजाइम इज द बायोलॉजिकल और या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। अब अगर हम दूसरी ऑप्शन की जानिब आए तो ऑप्शन बी है कि दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन। बिल्कुल एंजाइम का काम स्पेसिफिक है। अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो इसके अलावा वो दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज, दूसरी किस्म की रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। ये वेरी स्पेसिफिक है इन फंक्शन। इसके अलावा दे पोजेस स्पेसिफिक एक्टिव साइट, या जाहिर सी बात है एंजाइम जिस जगह पर या जिस साइट पर
सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है उसको एक्टोसाइट कहते हैं, और ये स्पेसिफिक एक्टोसाइट होता है हर एंजाइम में। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। दे पोजेस 3 डायमेंशनल शेप, तो एंजाइम की जो शेप है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दे इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम की खासियत नहीं है, बल्कि एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, डिक्रीज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। 2009 में ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की सरगर्मी को इफेक्ट नहीं करता। उस पर कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई इन्फ्लुएंस, कोई असर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी है पीएच, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है लाइट इंटेंसिटी। याद रखिए कि आपने पढ़ा था कि जो ही हम सबस्ट्रेट एक हद तक अगर हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। आपने ये भी पढ़ा है कि अगर आप सबस्ट्रेट को कम करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी। आपने ये भी पढ़ा है कि एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच दरकार होता है, यानी पीएच कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर आपने पढ़ा है कि एक खास हद तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम जो है इट विल इंक्रीजेस। लेकिन लाइट इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसका एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई असर नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम और बेसिकली एंजाइम जो है बुनियादी तौर पर क्या है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन्स, या नन ऑफ द अबव। याद रखिए कि प्रोटीन भी हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज प्रोटीन। आपको पता है कि एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम फंक्शंस और ऑप्टिमम एट। एंजाइम की जो फंक्शन है वो किस कौन सी फैक्टर पर ऑप्टिमम होती है, इसके माने ये तो 2015 में पूछा गया था कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी ऑप्टिमम होती है, स्पेसिफिक पीएच पर, या स्पेसिफिक कोई एंजाइम की मौजूदगी में, या ये तमाम सही है। याद रखिए कि द एंजाइम फंक्शन आर ऑप्टिमम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट स्पेसिफिक पीएच, एट स्पेसिफिक कोएंजाइम, मीन ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन। ये जो तमाम ऑप्शन है ये एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं और तमाम ऑप्शन ठीक है। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इसकी माने ये है कि एंजाइम फंक्शन आर ऑप्टिमम एट, एंजाइम की जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ऑप्टिमम होती है, स्पेसिफिक पीएच पर ऑप्टिमम होती है, और स्पेसिफिक कोएंजाइम की मौजूदगी में भी ऑप्टिमम होती है। यानी टेम्परेचर, पीएच और कोएंजाइम ये तीनों एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम माल्टेज इज। एंजाइम माल्टेज के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है। ऑप्शन ए है 4.5, ऑप्शन बी है 5.5, ऑप्शन सी है 6.1 से लेकर 6.8 तक, और ऑप्शन डी है 6.7 से लेकर 7 तक। दिस पर्टिकुलर टेबल ऑन पेज 67 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैनी टाइम इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैंने पहले भी जिक्र किया कि माल्टेज का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 6.7 से लेकर 6.8 तक। माल्टेज की एक्टिविटी 6.8 से स्लाइटली एसिडिक टेम्परेचर, वेरी नियर टू द नॉर्मल पीएच, 6.7 से लेकर 6.8 तक, इस रेंज में, यानी 6.1 से लेकर 6.8 तक, इस रेंज में माल्टेज की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम एक्सेप्ट। ये तमाम कोएंजाइम है लेकिन इनमें से एक कोएंजाइम नहीं है।
द ऑप्शन ए इज NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी है FAD यानी फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी है NADP यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। और ऑप्शन डी है ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। याद रखिए कि NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसी तरह फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये तीनों जो है यानी NAD, FAD, NADP, ये तीनों कोएंजाइम है। मासेवाई ADP के जो कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये कोएंजाइम नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब ये जो कोएंजाइम है इसका रूल क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, ये किस तरह ऑक्सीडेशन काज करते हैं, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है बायोएनर्जेटिक्स में इसका किरदार जो है वो तफसीलन पढ़ेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट ऑफ द एंजाइम स्टार्ट शोइंग एक्टिविटी इन द रेंज ऑफ। जो ज़्यादातर एंजाइम है वो किस रेंज में, किस pH रेंज में ज़्यादा ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी हाई होती है या ऑप्टिमम होती है किस रेंज में, 2.4 में, 2 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 5 तक या 10 से लेकर 12 तक। याद रखिए 9 के दरमियान जो है वो मैक्सिमम होती है। ये इट इज़ द वेरी सुटेबल रेंज फॉर द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए कि 5 से लेकर 9 तक ये जो रेंज है ये इट इज़ द मोस्ट सुटेबल रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम। सो के डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की MCQs के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विजिट रेगुलरली फॉर सच इंटरेस्टिंग MCQs and online video lectures. You can also ask questions and share your opinion in comment box. Allah Hafiz.